जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। क्या हो रहा डॉक्टर साहब, 2-3 चीज़ें हैं जो बात करना चाह रहा हूँ। एक तो पुतिन आ रहे हैं इंडिया, कैसे देखते हैं आप पुतिन का जो विज़िट है इंडिया का, और वो भी 2021 के बाद आ रहे हैं? और इंडियंस बड़े एक्साइटेड हैं। इंडियंस मैसेज देना चाहते हैं अमेरिका को, हमारे पास बड़ी ऑप्शंस हैं। शायद ये डॉक्टर जयशंकर इनको पर्सनली जाके विज़िट की इनवाइट दे के आए थे, जब से अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। साथ में ये भी है? पता चला कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ हैं, वो अब रशिया से तेल भी नहीं खरीद रही। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया क्या हासिल करेगा इससे? उस वक़्त जब पुतिन को कोई बुलाना ही नहीं चाहता, इंडिया क्यों बुला रहा है और क्या निकलेगा? सो उसमें थोड़े मतलब देर आर फ्यू थिंग्स गोइंग ऑन। एक तो ये है कि आई थिंक इंडिया इज ट्राइंग टू मैनेज के रश देखिए, बात स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो होती है ना, कि एक तो ये कह रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बता रहे हैं कि अगर अमेरिका हमारे साथ मिल के नहीं रहेगा तो वी हैव अदर ऑप्शंस, है ना। हम जिंदगी भर बैचलर नहीं है, तू नहीं तो और सही वाली बात है, राइट। बट आई डोंट थिंक कि इंडिया एंजॉय स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मैंने एक पिछले नवंबर में, एक साल पहले, मैंने फ्रंटलाइन में एक आर्टिकल लिखा था कि इंडिया मैनेजेस स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी, नॉट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो हुँ, आप ये 3 सर्कल्स ले लें, ठीक है? इंडिया, अमेरिका, रशिया। इंडिया, अमेरिका, चाइना। इंडिया, चाइना, रशिया। ये 3 सर्कल्स हैं। इसमें फँसा हुआ है इंडिया। तो अमेरिका, इंडिया, रशिया को ले लें आप। इंडिया दोनों के साथ अच्छी ताल्लुकात करना चाहता है। अमेरिका से टेक्नोलॉजी चाहता है, अमेरिका से पैसे चाहता है, अमेरिका में हज़ारों इंडियंस को भेज के वहाँ से रेमिटेंसेस वगैरह, नॉलेज ट्रांसफ़र इसकी तलाश है। बट इंडिया आल्सो वांट्स वेपन्स फ्रॉम रशिया, S-400 वगैरह, Su-57 ये वो चाहता है। तो सडनली वो सर्कल ज़रा टेंस हो गया इंडिया का, क्योंकि इंडिया पर डिमांड्स करने लगा ट्रम्प कि आप रशिया से तेल ना खरीदें, आप रशिया से हथियार भी ना खरीदें। दीज आर द टू डिमांड्स, राइट। तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी है रशिया पे। एक वक्त ऐसा था कि 70 से 80% इंडिया के हथियार वहां से आते थे, अभी भी आते हैं। हुँ, इट हैज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स डिपेंडेंस ऑन इसराइल एंड फ्रांस। ये नहीं कि आत्मनिर्भर हो गए, हुँ, अभी भी इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है हथियार का। सो दैट इज वन सर्कल। तो ट्रम्प के दबाव के वजह से इंडिया हैज टू मूव अवे फ्रॉम रशिया। अब फाइनली सकम कर लिया, अंबानी तो बिल्कुल बंद कर दिया है खरीदना तेल रशियन। ये जब से हुँ, सैंक्शन, सेकेंडरी सैंक्शंस आए हैं, इंडिया हैज रिड्यूस इट्स परचेजिंग ऑफ रशियन ऑयल। नॉट हुँ, ओनली दैट, इंडिया ने अपना अमेरिकन ऑयल खरीदना बढ़ा भी दिया है। कुछ 70% इंक्रीज हुआ है इन परचेजिंग अमेरिकन ऑयल, जो महंगा है, और जो सस्ता ऑयल है रशिया का, वो। तो अब रशिया के पास तो 2 ही कस्टमर्स हैं, चाइना और इंडिया, और एक कस्टमर चले गया तो रशिया's इकोनॉमी इज इन ट्रबल। तो ऑब्वियसली पुतिन इज गोइंग टू से, भाई व्हाट काइंड ऑफ ए फ्रेंड यू आर, इतने बातें करते हो, हम वी ट्रस्ट ईच अदर वगैरह। तुमने तो डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेशर में, चाइना ने नहीं बंद किया लेकिन इंडिया ने तो बंद कर दिया ना। सो यू आर नॉट प्रूविंग टू बी ए गुड फ्रेंड। सो इंडिया इज ट्राइंग टू से नो नो नो, वी विल प्रूव, आ जाओ, हम आपको ये हुँ, स्टेट विजिट देते हैं, वी विल शो दैट यू आर नॉट ए पराया। वो बेचारा ना ब्राजील जा सका, ना वो। देखिए, जो मोदी के दोस्त हैं सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं। एक नेतन्याहू है, एक पुतिन है, एंड दे आर वांटेड बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। कहीं जा नहीं सकते ये, अब इंडिया आ रहे हैं। इंडिया बातें तो बहुत करता है कि हम ग्लोबल गवर्नेंस को मानते हैं, इंटरनेशनल लॉ, हमको सीट चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, बट यू आर एक्चुअली एंटरटेनिंग ए क्रिमिनल विच इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, जो आप अपहोल्ड करना चाहते हैं। इंडिया शुड हैव साइंड ऑन टू आईसीसी। वो डरे हुए हैं कि मोदी के खिलाफ वारंट आ जाएगा, इसलिए वो इंडिया नहीं ज्वाइन किया हुआ है। हुँ, गुजरात को लेकर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अमेरिका ने तो बैन भी कर दिया था मोदी को, उनके वीजास कैंसिल हो गए थे, ही कुड नॉट कम टू अमेरिका। The only reason he comes to America is because he's Prime Minister of India and India is important, हुँ, right?
सो इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ आईसीसी, तो ये एक चक्कर है। दूसरा है इंडिया इज़ वरीड कि कहीं अगर हम रशिया से हट के अमेरिका पे ज़्यादा घुस गए तो रशिया विल बिकम ए बेसिकली द सेकंड पाकिस्तान फॉर चाइना। वो बिल्कुल रशिया का चाइना का वैसल स्टेट बन जाएगा, चाइना जो चाहे। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि ताजिकिस्तान में इंडिया के 2 बेसेस से 1 बेस बंद कर दिया गया। और वो जो बेस बंद किया गया, अगर आप उसके रिपोर्ट्स देखेंगे, पहले तो इंडिया ने बताया नहीं किसी को। वो जो बाद में कांग्रेस पार्टी ने रिलीज़ किया तो इंडिया ने एक्सप्लेन किया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, रिन्यू नहीं हुआ, इट वाज़ अंडर प्रेशर फ्रॉम रशिया एक्चुअली नॉट चाइना। चाइना पे ढकेल रहे हैं बट एक्चुअली रशिया का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन सेंट्रल एशिया ऑन सिक्योरिटी मैटर्स। इकोनॉमिक मैटर्स में चाइना का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। सो इंडिया इज़ रियलाइज़ कि भाई हम हमारा जो इन्फ्लुएंस था रशिया के ऊपर बाय बाइंग रशिया ऑयल 65 बिलियन तक चला गया था। इंडिया वाज़ बाइंग $65 बिलियन वर्थ ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। तो रशिया के लिए इट वाज़ अ बिग थिंग। अब सडनली वो ज़ीरो होने वाला है। So when that goes, India loses its leverage on Russia ना, तो फिर वो फिर चाइना की तरफ जाएगा, चाइना पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। So India doesn't want that. So उसको कैसा मैनेज करें? इसलिए अब डिस्कशन हो रहे हैं कि हम S-400 भी लेंगे या S-500 लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जॉइंट ये इतने बहुत चल रहा है। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको पता है कि आप वो गूगल करके देखें, वो जो फ्रेंच कंपनी है कोई जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाती है, उसके साथ भी कितनी देर बातें हुई कि हम उनके साथ जेट्स बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप जाके पिछले साल देखें कॉन्ट्रैक्ट्स, नन ऑफ दैट हैज़ हैपेंड। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, आई नीड टू चेक दैट। डिसॉल्ट नहीं, डुसॉल्ट नहीं, कुछ अलग ही है, एस से कुछ नाम है उसका, भूल जाता। आई डोंट पे मच अटेंशन टू द फ्रेंच मतलब it's not for me France is not a great country. It is like a third world country with nuclear weapons. So that is the second challenge. अब दूसरी चीज ये है कि जितनी this was supposed to be an annual summit. देखिए इंडिया रशिया का ये 23वां समिट है, लेकिन लास्ट टाइम जब आए थे मोदी के पास 21 में आए थे, 22 में क्यों नहीं हुआ, राइट? 23 में नहीं हुआ, इंडो रशिया बायलैटरल समिट नहीं हुआ, अब 25 में हो रहा है, राइट? 21 के बाद 25 ये आ रहे हैं, तो आई थिंक मोदी तो 2 बार मिल चुके हैं ना, जाकर मॉस्को में एक बार अलग से मिले, फिर देन ही वेंट फॉर द ब्रिक्स की समिट में भी गए थे काजान। ही शुड हैव कम अल्टरनेटली ना, 23 में तो आना चाहिए था, नहीं आना। सो आई डोंट नो व्हाट दिस इज। बीच में थोड़े दिन पहले जब अमेरिका से ताल्लुकात खराब होने लगे तो फिर आरआईसी की बहुत बड़ा बातें हुई थी, फिर वो खत्म हो गया, आरआईसी डाउन हो गया। सो देयर इज पीरियोडिकली ये हो रहा है, एंड आई थिंक इफ इंडिया कुछ, देखिए 4 चीजें होने वाली है वहां पर। फोटो ऑप्स तो होंगे, उसके अलावा इंडिया वांट्स फिर वही जॉब्स दे, हमारे बंदों को जॉब्स दे, वीजा, सो दैट इज गोइंग टू डिमांड के भाई इतनी आपकी अमृत काल है, क्यों अमृत काल छोड़ के इंडियंस जा रहे हैं बाहर, ठीक है? बट एनीवे, सो ही वांट्स जॉब्स, ही वांट्स वीजास फॉर इंडियंस टू गो एंड वर्क इन रशिया, क्योंकि उनको ही इज गेटिंग वरीड कि H-1B का वो बंद होने वाला है। The second thing is कि there is going to be discussion on S-400। आपको पता है कि पूरे डिलीवर नहीं किए S-400 रशिया ने, जितने इंडिया ने खरीदे। आई थिंक आधा ऑर्डर आया है, आधा बाकी है। What is going to happen about that? And then this talk के S-500 jointly बनाएंगे वगैरह। So there will be a lot of that talk. But I can tell you this much कि अगर कोई सीरियस चीज हो जाती है वेपन्स को लेकर, so that is going to upset Trump। ये फोटोज वगैरह ले लें, ही डजंट केयर। उसने भी तो अलास्का में काफी किया ना पुतिन को लेकर, राइट? पुतिन अपने एलाइज के पास नहीं जा सके ब्राजील और साउथ अफ्रीका, लेकिन अमेरिका चले गए वो यहाँ आ गए थे अलास्का, राइट? तो आपको पता है जब पुतिन अलास्का आए थे, वो रिफ्यूल गैस नहीं खरीद सक रहे थे वो उनके क्रेडिट कार्ड्स नहीं चल रहे थे, तो उन्होंने कैश पे खरीदा क्या इट इज सो फनी, इट्स लाइक सेइंग कि हवाई जहाज का रिफ वापस फ्यूल
मुझे समझ में नहीं आया, इतना भर के क्यों नहीं आया कि रिटर्न जर्नी भी हो जाए, हालाँकि इट्स अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस टू हुँ, रशिया। बट एनीवे, सो आई हैव अ फीलिंग के इफ देयर इज़ समथिंग सीरियस, सो इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू डू समथिंग सीरियस जब तक कि अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो जाता तय। So there will be a lot of talk, but nothing very serious is my point. Okay? They are not going to agree upon, especially weapons के मामले में. Because what is on the table? S-400, S-500, Su-57, हुँ, right? इंडिया चाहता है कि भाई हमको आप बता दो, आपने जो इतने 10-50 हज़ार साल से जो रिसर्च किया है वो हमको दे दें, फिर हम उसको सस्ता बना के हम बेचेंगे. Like why would any country do that, हुँ, right? Why would any country simply give you the technology? एंड व्हाई वुड दे आल्सो सेल यू द टेक्नोलॉजी? जब मैं आपको हर साल 500 प्लेन 50 प्लेन बेच सकता हूँ, मैं आपको क्यों बनाने की साल मतलब व्हाई विल आई लेट यू मेक इट? राइट? सो आई एम नॉट श्योर कि इंडिया को कोई एडवांस टेक्नोलॉजी ये देंगे व्हेन दे कैन सेल इंडिया द सेम हुँ, टेक्नोलॉजी. सो वी विल सी व्हाट हैपेंस. द ओनली सक्सेसफुल जो जॉइंट प्रोजेक्ट है वो ब्रह्मोस का है. राइट? हुँ, ब्रह्मोस इज वन एग्जांपल जो जो मेरी बात को क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग कहेंगे, नहीं, नहीं ब्रह्मोस तो हुआ, बट हुँ, ब्रह्मोस इज़ नॉट द मोस्ट एडवांस्ड हुँ, वर्ज़न. मतलब रशिया के लिए तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो, तो अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहे हैं, राइट? हुँ, सो वी विल सी व्हाट हैपेंस. देयर विल बी लॉट ऑफ फोटो ऑप्स बातें वैसे, एंड वी विल सी हाउ डोनाल्ड ट्रम्प, आई एम क्यूरियस टू सी कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या कहते हैं. विल हुँ, ही रिएक्ट टू इट और नॉट? देखिए दिसंबर नवंबर में आना था डोनाल्ड ट्रम्प को, कोई हुँ, खबर नहीं है. इंडिया इज़ द चेयर ऑफ क्वाड. हुँ। क्वाड की ये शायद पहला साल होगा कि क्वाड की लीडरशिप नहीं मिलेगी जब से इट वाज़ अपग्रेडेड, राइट? 2+2 भी नहीं हुआ? 2+2 भी नहीं हुआ. जी हाँ. बस वही जो मार्को रूबियो की कन्फर्मेशन के बाद जो पहली मीटिंग हुई थी, वो पहले जो दिन। फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुँ, वो हुई थी. बट उन दौरान आपको याद है डॉक्टर जयशंकर तो वहाँ पे बाकायदा अपार्टमेंट लेके वो किराए पे वो वहाँ पे लॉबी कर रहे थे ना कि हुँ, प्लीज़ मोदी को बुलाएँ फॉर इनॉग्रेशन. सो ही वाज़ सिटिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. अक्टूबर से लेकर फरवरी तक डॉक्टर जयशंकर स्पेंड आई थिंक मोर टाइम इन द यूएस देन एनीवेयर एल्स. फिर उसके ये बाद से नज़र नहीं आए. ही केम ओनली फॉर द यूएन समिट सितंबर में, राइट? हुँ, So I don't know what is going to happen, but हुँ, वो जो मैंने उस मेरी जो चाइना में बातचीत हुई है, हुँ, ये आई थिंक द चाइनीज़ और जो कोरियंस वगैरह हैं ईस्ट एशियन, दे आर वेरी कन्फ्यूज़्ड कि डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है? इज़ दिस अ G2 मॉडल? अगर G2 चल रहा है तो जापान खत्म, यूरोप खत्म, इंडिया खत्म. चाइना और अमेरिका मिलके विल मेक द डील्स. दे विल से कि बड़े बात कर रहे हैं, बच्चे बीच में नहीं बोलते. बच्चों को चुप करा देंगे. ऑलरेडी यूरोप को तो बड़ा चुप कराने की कोशिश की थी ना डोनाल्ड ट्रम्प. लेकिन यूरोप हैज़ कम बैक यूक्रेन के मामले में. इस बार जो जिनीवा में जो प्रपोज़ल आया, उन्होंने दे हैव पुश्ड बैक अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प. दैट शोज़ कि डोनाल्ड ट्रम्प अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे जो थे वो फ़रवरी में. अब ही इज़ बिकम वीक ऑन फॉरेन. यस। हुँ, तो हो सकता है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प की कमज़ोरी का एहसास होते हुए मोदी और पुतिन विल पुट अप अ शो सेइंग कि क्या करता तू कर ले, दैट शुड बी द स्लोगन. क्या बल्कि करता. आज मैं डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था डॉक्टर साहब, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि पता नहीं किसी जगह खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली अमेरिका जो है चाइना जो है वो रेजीम्स में ऑपरेट नहीं करता, वो इन बायलैटरल ताल्लुकात बनाता है और उसमें ऑपरेट करता है। तो इट मीन्स कि उसको ये हाँ, मल्टीलैटरल में जैसे अमेरिकन एलाइज़ वेलाइज़ बनाते हैं, तो वो मेरा ख़्याल है कि तो वो ये चीज़ कह रहे थे कि हमें भी इंडिविजुअल बायलैटरल्स बनाने हैं नहीं वो बात और गलत है. बात बिल्कुल गलत है. आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल. आरसीईपी देख लें. हुँ, सबसे सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक अ, हुँ, ट्रेडिंग गे ग्रुप है वो आरसीईपी, जिसमें रशिया है, हुँ, चाइना प्लस 5 इन्होंने हुँ, किया. देखिए शंघाई कैसा पैदा होता है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन. शंघाई हुँ, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन वाज़ बेसिकली चाइना प्लस 5. फिर उसने चाइना प्लस 6 करके रशिया को लिया.
चाइना और रशिया ने सेंट्रल एशिया के लिए एक नेटवर्क बनाया था सिक्योरिटी। फिर ये आपस में लड़ के 2017 में रशिया ने इंडिया को लेकर आया और चाइना ने पाकिस्तान को लेकर आया, वो बड़ा होते जा रहा है, राइट? बट इट इज़ बिकम बिग नाउ, 10 हो गए ना उसमें मुल्क में, अब बेलारूस भी आ गया, ईरान भी आ गया, मलेशिया आना चाह रहा है, इंडोनेशिया आई डोंट नो इज़ कमिंग इन एससीओ और नॉट। फिर ब्रिक्स इज़ अनदर एग्जांपल। सो चाइना इज़ क्रिएटिंग मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस। आपको पता है उन्होंने और एक C+5 क्रिएट कर दिया है बिकॉज़ दे आर नॉट हैप्पी विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन एससीओ, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी गंद मचा रखी थी एससीओ में। खासतौर से 2023 की समिट को वर्चुअल कर दिया, 2024 में पार्टिसिपेट नहीं किया, 2025 में ईरान के खिलाफ वोट डाल दिया। ईरान इज़ अ मेंबर ऑफ एससीओ, जब ईरान पे हमला हुआ सो इंडिया वाज़ नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ ईरान, वो तो G7 के पीछे भाग रहा है, इज़राइल के पीछे, अमेरिका के। सो सो दे आर फाइंडिंग कि इंडिया इज़ स्पॉइलिंग एससीओ, तो फिर उन्होंने और एक सेंट्रल एशिया के साथ, देखिए अभी पुतिन भी कहाँ से आ रहे हैं, वो किर्गिज़स्तान में से बयान दिया था ना उन्होंने, स्टेटमेंट। सो ही दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन सेंट्रल एशिया। और मोदी डिडंट इवन गो टू एससीओ समिट जो वहाँ पे हुई थी 2024 में, कज़ाकिस्तान में हुई थी। सो आई थिंक दैट उनकी जो असेसमेंट है कि चाइना डज़ नॉट वर्क इन मल्टीलैटरल, इट इज़ अ रॉन्ग आइडिया। आई डिसएग्री विद दैट एट ऑल। चाइना अपना मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस खोलना चाहा। चाइना के 2 बैंक्स है अब मल्टीलैटरल जो उन्होंने खोला हुआ है, राइट? जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला है, फिर एशिया, इनफैक्ट उन्होंने जो एशिया डेवलपमेंट बैंक, पता नहीं क्या नाम है उसका, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। उसका सबसे बड़ा रेसिपिएंट इंडिया है, यस। राइट? सो चाइना इज डूइंग दैट, इंडिया ने कोई ऐसा बैंक नहीं क्रिएट किया। सो आई थिंक डॉक्टर जयशंकर इज कंप्लीटली रॉन्ग। ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई, इट्स लाइक सेइंग कि भाई इंडिया को अभी आईएमएफ ने सी दिया, अरे चाइना को भी सी दिया, सो वी आर लाइक चाइना। नो, यू आर नॉट लाइक चाइना। चाइना इज डॉक्टर चाइना। साहब डॉक्टर साहब, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, एंड दैट इज रिगार्डिंग अफगानिस्तान। ये ट्रम्प जो है, ये जो भी नेशनल गार्ड का इंसिडेंट हुआ, फिर हमारे यहाँ ताजिकिस्तान में चाइनीज को टारगेट किया गया है फ्रॉम अफगानिस्तान। पाकिस्तान बिल्कुल तैयार बैठा है। आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि हम ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर रहे थे, जिसका कतर को पता चला, एंड द कतर रिक्वेस्टेड अस टू स्टॉप इट। अच्छा, कैसे देखते हैं ये अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिकन्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं, और पहले बगराम में इसकी बात हुई, फिर पाकिस्तान ने स्ट्राइक शुरू कर दी, ताजिकिस्तान वाला मसला हो गया, वहाँ पे चाइनीज़ को हिट हुआ है। ये तालिबान अफ़गान्स जो हैं, इनको अमेरिका में कैसे, कोई आप देख रहे हैं कोई कोई तो आपका जब समथिंग? आपने जब फ़ोन किया मुझे, आई वाज़ डूइंग अ लाइव शो ऑन दिस टॉपिक। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। तो इनफैक्ट मैं ख़त्म करने वाला था 2:15 2:20 को, फिर देन टेक योर शो। लेकिन सवाल बड़े इंटरेस्टिंग कर रहे थे लोग। क्योंकि जब मैं लाइव करता हूँ तो मैं एक्चुअली कमेंट्स पढ़ के जवाब भी देता हूँ। तो दे वर आस्किंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक सवाल ये था कि क्या अफ़गानिस्तान विल ऑफर बारग्राम बेस टू इंडिया? दैट वाज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मेरा ये ख़्याल है कि मेरा जवाब ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 मुद्दों पे इलेक्शन जीता है। एक डोमेस्टिक इकोनॉमी पे, और जो दूसरा है कल्चरल इश्यूज़, फॉरेनर्स, इमिग्रेशन वगैरह। डोमेस्टिक इकोनॉमी में ही इज़ फेलिंग बैडली। तकरीबन 70% अमेरिकन्स आर वेरी अपसेट विद हिम, इंक्लूडिंग मैगा। बहुत महँगा हो गया भई, मतलब अफोर्डेबल नहीं रहा अमेरिका। मैं अभी रियलाइज़ किया, अभी मैंने अपनी गाड़ियाँ इंश्योरेंस रिन्यू की। मैं गाड़ी, सिर्फ़ 2 ही गाड़ियाँ हैं मेरे पास, 2 गाड़ियों का जो इंश्योरेंस मैं पे कर रहा हूँ, उसमें मैं गाड़ियाँ खरीदता था पहले। $4,500 मैं खाली इंश्योरेंस दे रहा हूँ कार की। उसमें तो अच्छी खासी, अभी भी अच्छी खासी आपको कैमरी मिल जाएगी। इवन टुडे यू कैन गेट ए वेरी गुड कार फॉर $4,500। आप जाके अगर आप किया वगैरह खरीदे हैं तो आपको अच्छी खासी गाड़ी मिल जाएगी 4,500, आप उतना इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट अफोर्डेबल, इट वाज़ लाइक इट मतलब इट हिट्स इनटू माय एक ट्रिप मेरी इंडिया की बन जाती अगर आधा इंश्योरेंस होता। राइट? देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आई कुड डू विद दैट मनी, किताबें खरीद सकता मैं। सो द पॉइंट इज़ कि
ही इज फेलिंग ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमिक एजेंडा। तो वो एक चीज पे चल रहे हैं बस, डिपोर्टेशन और एंटी इमिग्रेंट बातें। जितना वो अपने आप को क्रूअल बताना चाह रहे हैं, इस थिंकिंग के मैगा उतना खुश हो जाएगा मुझसे कि मैं फॉरेनर्स के खिलाफ। देखा अब निक्की हेली का बेटा, अब वो हीरो बनने चला है। हीरो बनने का आसान तरीका क्या है? फॉरेनर्स को गालियां दो, हालांकि वो खुद फॉरेनर्स इमिग्रेंट्स का ग्रैंडसन है, राइट? सो ही इज डूइंग दिस। अजीब अजीब बातें की हैं उन्होंने कि मैं थर्ड वर्ल्ड से इमिग्रेशन रोक दूंगा पूरी तरह से। अरे भाई, तुम फिर गोल्ड कार्ड किसको बेचोगे? गोल्ड कार्ड लेने वालों की हैसियत कौन है? चाइना, इंडियंस और यूरोपियन, अरब, यही खरीदेंगे ना आपके $5 मिलियन का गोल्ड कार्ड। ये नहीं कि नॉर्वे से लोग आके खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे नॉर्वे वाले, राइट? गोल्ड कार्ड फिर किसको बेचोगे गोल्ड कार्ड? ऐसे सो स्टूपिड। फिर उन्होंने कहा, आपको याद है कि H1B का तो तमाशा हम देख चुके हैं। सारी चीजें रिवर्स कर दिया उन्होंने। फिर चाइना के स्टूडेंट्स बनकर आके अब कह रहे हैं कि 6 लाख चाइनीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में लेकर आऊंगा। So it is like a stupid thing. You should not even take it seriously. फिर यहाँ पे एक मैं देख रहा था, इंडिया में अफवाह चल रही कि ये पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर ये फॉल्स फ्लैग किया है ताकि अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें। अफगानिस्तान इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट यार, टू कि आप अपने फॉल्स फ्लैग करके अपने बंदों को मारे। आई फाइंड दिस एनालिसिस, लाइन ऑफ एनालिसिस सो स्टूपिड। बट अमेरिका को छोड़ दें, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी इज अ टोटल फ्लॉप। और उसका आपको याद है, थोड़े दिन पहले हमने बात किए थे कि पाकिस्तान को लॉटरी लगी है, डिप्लोमेटिक लॉटरी, उसको आप गंवा ना दें। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की पॉलिसी जो पाकिस्तान की है, यू विल लूज द बेनिफिट्स दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम अदर बाय मेसिंग दिस पॉलिसी। You have to resolve the matter seriously, वरना it is like a big hole. It's like saying बकेट में सुराख है, आप पानी में डाले जा रहे हैं, बकेट भरी। डॉक्टर साहब, बात आपकी सही है, लेकिन एक सवाल ये भी, हमारा भी तो सवाल है। जी 4 सालों में 4,000 हमारे फौजी शहीद हुए हैं, 20,000 से लोग ज्यादा जख्मी हुए हैं, फौजियों की बात कर रहा हूं। और जब तालिबान से बात करो, वो कहते हैं ये 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, वी विल नॉट गार्ड इट। पहली थिंग, दिस इज अ पॉइंट, पाकिस्तान इज अ पॉइंट। 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, गार्ड नहीं करेंगे, जो तुमसे होता है कर लो। हाँ, हमारे साथ कारोबार भी करो, इस बॉर्डर को खोल दो, हमारे लोग लो, इलीगल लोग लो, जो हम करना चाहते हैं तुम्हारे साथ करो। बिलियंस ऑफ रुपीस की स्मगलिंग है, मतलब जो ये मुगवाते हैं, मतलब हमारे तो ये इन्होंने किसी जगह का नहीं छोड़ा हुआ। तो मेरा ख्याल है कि वो जो आपकी बात है ना, आपकी बात में 100% वजन है कि ये पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्पॉटलाइट है, इसको कैसे बचा के रखना है। लेकिन द पॉइंट इज कि वो अभी कतर और तुर्की में जो डायलॉग हुआ है, क्या हुआ है? तालिबान कहते हैं कि कुछ, उन्होंने कहा अब वो गारंटी देने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जो होता है आप खुद जाके जो उनसे कर लो। वो बंदे हमारे मुल्क में हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ एक्शन ही लेंगे, लेकिन आप भी उन पे हमला ना करो। लेकिन वो आप पे अटैक करेंगे तो हम रोकेंगे नहीं उनको। मतलब आप इमेजिन कर yeah, लें। but the point that I'm trying to make is कि आपकी मिलिट्री has to be held accountable। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आसिम मुनीर से पूछें कि 4,000 लोग मर गए, 26,000 इंजर्ड हो गए हैं, आप कर क्या रहे हैं? सो मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द निटिग्रिटीज के क्या कर सकते हैं ना, मतलब उतना क्लोजली वॉच नहीं करता मैं, बट आपके पास कई नल है जो आप बंद कर सकते हैं, यही कह रहे हैं ना आप। लेकिन वो बंद नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ करप्शन। आप कह रहे हैं कि उनके इतना बॉर्डर पे स्मगलिंग हो रही, क्यों होने दे रहे हैं आप बॉर्डर वो स्मगलिंग? बंद हो गया ना। मैं आपको जस्ट, इफ यू अलाउ मी 30 सेकंड में आपको बताता हूँ। सारी स्मगलिंग बंद करवा दी है, अब उन्होंने रोक दिया है उसको, ठीक है। बॉर्डर बड़ा रग्ड है, हर तरह की जो मूवमेंट हो रही थी बंद कर दी है। ना उधर से लोग इधर आ सकते हैं, ना इधर से लोग उधर जा सकते हैं। ड्रोन्स आर मूविंग अराउंड, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब सिंपल सी बात है, पाकिस्तान ने कहा है द मोमेंट देयर इज एन अटैक इन पाकिस्तान, हम आपको हिट करने जा रहे हैं। इसके बावजूद 3 सुसाइड अटैक, 1 इन इस्लामाबाद और 2 उन्होंने तालिबान ने करवा दी हैं। सो अफगान पॉलिसी जो मुझे नजर आता है वो यही है कि वो हमारी फौज कहती है 2 चीजें तालिबान को समझ आती है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, एक, या तो ये $100 का नोट इनको नजर आता है, या बंदूक की बैरल इनको समझ आती है।
तो इस वक़्त इंडियंस हमारे जो दोस्त हैं वो अच्छे वाले पैसे लगा रहे हैं तालिबान में। अभी आपको काबुल के अंदर दे ओपन्ड अ हिंदू अफ़गान रिसर्च सेंटर। जस्ट इमेजिन द नेम ऑफ द थिंक टैंक इज़ हिंदू अफ़गान रिसर्च सेंटर, काबुल के अंदर उन्होंने खोला है। तो वो कहते हैं हमारे पास पैसा तो है कोई नहीं, तो अब हम इनके साथ किसी और तरीके से बात करें कि शायद इनको उसकी समझ आएगी। तो मेरा ख़्याल है यहाँ पे जो माइंडसेट है चेंज हो गया है। ये कतर के रोकने पे पाकिस्तान रुका था। अदरवाइज, और वो भी कतर ने फर्स्ट टाइम ये कहा, तो अदरवाइज तो यहाँ पे मूड डिफरेंट मुझे नजर आया, व्हाट आई अंडरस्टूड। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कि व्हाट द कॉजेज आर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाई इट इज लाइक सेइंग कि अगर आप ये गोला खेलेंगे तो आप आउट हो जाएंगे। अब आप डिसाइड करेंगे खेले हैं ना खेले, लाइक दैट इज माय सिंपल पॉइंट कि अगर आप ये खेलते रहेंगे, इट्स लाइक सेइंग, आपको पता है कि तेंदुलकर ने 1 साल तक कवर ड्राइव नहीं मारी थी बिकॉज ही वाज गेटिंग आउट। और वही विराट कोहली के साथ हुआ एंड ही कुड नॉट कंट्रोल इट, वो बार-बार आउट होते थे। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। अफगानिस्तान आपका बन गया है वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप का गोला, आप डालेंगे तो वो जरूर आप, आई एम सेइंग कि ये शॉट खेलेंगे आप आउट हो जाएंगे। दैट इज माय ओनली पॉइंट। आई डोंट नो व्हाट टू से कि अल्टरनेटिव क्या है। आई एम नॉट दैट नॉलेजेबल। अब आप, अच्छा, और दूसरी तो सवाल में ये, मुझे बार-बार लोग पूछ रहे हैं इमरान खान को लेके, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं कि लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन विद इमरान खान, क्या जिंदा है, मर गया, उसकी वीडियो क्यों नहीं दिखा देते? इफ ही अलाइव। जस्ट टू टेल मेनी पीपल हु डोंट नो एंड फॉर योरसेल्फ। जी। देखिए, इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान इज एंजॉयिंग अ 5 स्टार जेल। ये जस्ट आपके लोगों को जो देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए। उसको उसकी मर्जी का खाना मिलता है, उसके पास जिम है अंदर, उसके पास सब कुछ है, किताबें, टीवी, सब कुछ है। प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम इसमें नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जिस प्रोविंस के अंदर उसकी हुकूमत थी ना, वहां पे उसने चीफ मिनिस्टर चेंज कर दिया। जो पिछला चीफ मिनिस्टर था वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़ा थिक था, द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। वो इमरान कहता था कि जाके पढ़ जाओ, तो वो चीजों को कूल डाउन करता था कि फ्रिक्शन इज नॉट द वे आउट। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने वो चीफ मिनिस्टर हटा दिया। अब वो एक नया यंग चीफ मिनिस्टर लेके आया जो जिंदगी में पहली दफा बना है मेंबर प्रोविंशियल असेंबली। ही इज गॉट सो मच पावर इन द प्रोविंस। अब वो क्या कर रहा है, इमरान खान वो जब से चीफ मिनिस्टर बना है उसको इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे। पहली बात, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया। उसने कहा मैं कैबिनेट नहीं बनाऊंगा अगर मैं इमरान खान से नहीं मिलूंगा। उसने उनको उन्होंने मिलने नहीं दिया, उसको मजबूरन कैबिनेट बनानी पड़ी। अब जो द रियल थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि अगर उसकी इमरान खान से मुलाकात हो गई तो वो इमरान खान उसको ऑर्डर देगा कि तुम इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो, तुम जाके लॉन्ग मार्च करो, तुम लोगों को मोबिलाइज करो, बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालो, अफरा तफरी फैलाओ, और ये गवर्नमेंट के ऊपर और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा और वो मुझे फिर बाहर निकालेंगे। नो, दैट इज द वन सिंगल पॉइंट जो मेरी समझ में आता है कि अगर ये बंदा द न्यू चीफ मिनिस्टर, अगर वो जाके इमरान खान से मिलेगा, ही इज हॉक, द न्यू चीफ मिनिस्टर इज हॉक। वो कहता है मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फौज के बारे में ये बातें बोलता है। तो फौज कहती है यार इनको मैनेज करो, इसको थोड़ी तबीयत ठीक करो इसकी चीफ मिनिस्टर की, ठीक है, इसको औकात में लेके आओ जिधर इसको होना चाहिए। ये थोड़ा आउट ऑफ स्किन जा रहा है, इसको ठीक कर लो। और अगर वो नहीं वो करते, मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा बनता है, तो वो कहते हैं इसको भी पकड़ लेंगे, देख लेंगे इसका क्या करना है। तो लेकिन फॉर द मोमेंट इमरान खान इज अलाइव, सब कुछ ऐसे का तैसा। और इमरान खान रोजाना अपनी फैमिली से मिलता है, उसके केसेस लगे होते हैं, वो जेल में केसेस लगते हैं सारे। तो वो एवरी डे वो लिस्ट बाहर भेजता है, तो वो बंदे अंदर आ जाते हैं। ही हैड सच काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ मीटिंग पीपल। वो दिस, सो ये बेसिकली एक नया पॉसिबिलिटी है, एक नए पब्लिक अपराइजिंग की। दैट अपराइजिंग कैन लीड टू क्योस। और उसमें फिर ये होता है कि स्टेट तो ताकत इस्तेमाल करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट ये कहती है कि हम लोगों को बाहर नहीं आने देंगे। अगर ये वो जो अफरा तफरी इफ ही वाला, इज गेटिंग 5 स्टार ट्रीटमेंट, राइट, आपके पास तो वीडियोस तो हैं ना। किसकी? इमरान खान को जो नेक्स्ट टाइम लंच जाता है, उस लंच के साथ टाइम मैगजीन भिजा दे लेटेस्ट वाली, उसका वीडियो लीक कर दें while he is eating food and reading the latest time magazine। तो ये जो अफवाहें फैली हुई हैं कि वो मर गया है, मार डाला उसको, that will all end ना। ये जरूरत ही नहीं, आज तक उसकी कोई वीडियो बाहर नहीं आई। वैसे ही
जितना भी पाकिस्तान का मीडिया है वहां पे वो तो अलाउड ही नहीं है उसकी तस्वीर चलाना। द पैमरा डजंट, दी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी डजंट अलाउड, कोर्ट ने मना किया हुआ है। तो द पॉइंट इज हियर के बेसिकली इट्स नॉट अबाउट फैमिली और एनीथिंग, सब मिल रहे थे उससे और पिछले 3 सालों से मिल रहे हैं, जो जिसका दिल करता है अंदर जाता है। द ओनली वन थिंग इज टू टीच अ लेसन और टू ब्रिंग द न्यू चीफ मिनिस्टर, उसकी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा नीचे करना है और वो बड़ा थोड़ा उछल उछल के आ रहा है। दैट्स दी ओनली वन थिंग, और इसमें कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग। I think he's also probably using Imran Khan to अपनी प्रोफाइल बढ़ाने के लिए। हाँ, वो सारी बात है, यंग लड़का है तो इस तरह। डॉक्टर साहब एक छोटा सा आखिरी सवाल कर लूँ, मोदी साहब ने आज कह दिया है कि 8.2% में इंडिया ग्रो करेगा, कर रहा है, आज उन्होंने ट्वीट कर दी। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? मैंने उस पर रिव्यू किया है, आप लोग के देखने वाले जाके देख सकते हैं, मैंने शो लाइव किया है ऑन द 8.2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए गुड थिंग कि इंडियन इकोनॉमी इज बिकम रेजिलिएंट, यानी उसके दो तीन चीज़ें हुए हैं जिसकी वजह से इट हैज़ डन वेल। एक तो ये कि ये जो है सो मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर का क्वार्टर है। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स लगे हैं वो अगस्त के बाद लगे हैं, तो सिर्फ सितंबर का महीना है विच इज़ अफेक्टेड बाय द टैरिफ्स। सो टैरिफ्स का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो अक्टूबर में आ रहा है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट नेगेटिव ऑन द जीडीपी ग्रोथ। सो विल सी के जो थर्ड क्वार्टर, जो इंडिया का थर्ड क्वार्टर है विच विल बी बेसिकली अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वी विल सी उसमें कैसा परफॉर्मेंस होता है। दूसरी चीज़ ये है, द खुशखबरी ये है इंडिया के लिए कि इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गया है, डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गया, तो 9.6% मैन्युफैक्चरिंग का रिजल्ट है। ऑल ऑफ दैट इज वेरी गुड न्यूज़। लेकिन दो बैड खबरें हैं इस क्वार्टर में। एक कि इंडिया की अनाउंसमेंट से पहले, एक दिन पहले आईएमएफ ने अनाउंस किया कि इंडिया का जो इकोनॉमी है उसका हम डेटा के ऊपर सवालिया चिन्ह लगा दिए हैं, सेइंग इट इज सी ग्रेड। और उसका बेसिस उन्होंने ये दिया कि इंडिया इज यूजिंग 2011 एंड 2012 डेटा एज ए बेसिस फॉर इट्स एनालिसिस। इट इज टू ओल्ड, टू लेट और इट इज कंप्लीटली मिसलीडिंग। यानी जो एस्टिमेट किया है इन्होंने 8.2 का इज मिसगाइडेड, क्योंकि जो बेस ईयर है वो 2012 का है। अगले साल से इंडिया सेइंग कि हम 2023 को यूज करेंगे एज ए बेस ईयर। सो वी विल सी कि इंडिया की इकोनॉमी काफी बदल गई है, नियरली डबल हो गई है। सो इट्स दैट इज वन रीजन। दूसरी चीज ये है कि एक बहुत ही अजीब सी एनोमली है उस डेटा में विच इज सेइंग कि आपने देखा होगा पिछले साल या पिछले क्वार्टर में जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी हुई थी, कुछ 5% के करीब आपकी ग्रोथ रेट थी, याद है आपको? लेकिन दैट वाज द रियल जीडीपी ग्रोथ, और आपकी जो एक्चुअल नॉमिनल थी वो 9.5% थी। तो जो जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान की नॉमिनल थी कुछ 9 के ऊपर थी, और जो उसको एडजस्ट जब करे तो वो 5 हो गई थी रियल जीडीपी। तो 4 पॉइंट का फर्क था बिटवीन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट एंड रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। तो वो इन्फ्लेशन की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया का जो नॉमिनल ग्रोथ रेट था वो 8.7 है और रियल जीडीपी 8.2 है, विच इज लाइक अ बिग सरप्राइज फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया। कम से कम 4 पॉइंट का फर्क होना चाहिए, कह रहे हैं इकोनॉमिस्ट। सो दैट इज एन इशू जिससे सारे इकोनॉमीज आर वंडरिंग के लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, बेसिकली सेइंग कि क्या ये डेटा इज नॉट वैलिड और नॉट। तीसरी चीज ये है कि इंडिया से पिछले 3-4 महीने में $17 बिलियन पैसा छोड़ के भाग गया। तो जो इन्वेस्टर्स की स्लोगन है सेल इंडिया बाय चाइना चल रहा है। तो 17 मतलब पिछले इस क्वार्टर में, ये जो इंडिया का क्वार्टर था उसमें $8.7 बिलियन फॉरेन, दो किस्म के इन्वेस्टमेंट्स आते हैं मुल्क में, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी अगर मैं एप्पल हूँ या मैं माइक्रोसॉफ्ट हूँ और मैं पाकिस्तान में आके फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता हूँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एम्प्लॉयज हायर करता हूँ, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट कहते हैं। बट अगर मैं एज ए पर्सन यहाँ पे अपने पास थर्ड वर्ल्ड कोई म्यूचुअल फंड खरीद लेता हूँ, समझे ना, तो वो म्यूचुअल फंड जाके इन्वेस्ट कर, उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एफपीआई। और एक एफडीआई होता है। तो एफपीआई तकरीबन 8.7 बिलियन इसी क्वार्टर में निकल गया। तो सोचिए आप
कि अगर इंडिया की इकोनॉमी 8.2 से ग्रोथ हो रही है, सो व्हाई आर यू विथड्रॉइंग द मनी? ये सवाल उठता है ना कि स्पेशली इन्वेस्टर्स क्यों पैसे निकाल रहे हैं? हेज फंड वाले, ब्रोकरेजेस, गोल्डमैन सैक्स, ये लोग पैसा क्यों निकाल रहे हैं और चाइना की इकोनॉमी जो 4% से ग्रोथ हो रही है, वहाँ क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन जो मैंने उठाया है, व्हिच इज़ पब्लिक इज़ गेटिंग वेरी एंग्री, बट दैट इज़ अ रियल फैक्ट। मतलब मैं आपको अगर मैं तो अब शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, बट आई कैन मैं यहाँ पर बट अखबारात में स्क्रीनशॉट्स अखबारात के क्लियर है। 7.17 बिलियन डॉलर्स इंडिया से निकल गया है, एफडीआई और एफपीआई मिला के। एफपीआई 8.7 निकला है। हिंदू अखबार में है हेडलाइंस ऑन द मनी दैट इज लीविंग। सो इफ इंडियाज इकोनॉमी इज डूइंग वेल, व्हाई इज द मनी लीविंग? और जब पैसा बाहर जा रहा है ना, तो बाहर का पैसा भी बाहर जा रहा है और इंडिया का पैसा भी बाहर जा रहा है। इस वजह से डॉलर की कीमत बढ़ गई है, क्योंकि डॉलर इज इन डिमांड, राइट? डॉलर लोग चाह रहे हैं कि रुपये तो नहीं ले जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो ना फॉरेन कंट्री में, सो यू आर बाइंग डॉलर टू टेक इट आउट। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट बाइंग डॉलर, डॉलर का डिमांड बढ़ के वो 89.6 तक चला गया था, अब 89.2 पर है। वो भी बिकॉज रिजर्व बैंक ने पैसे डॉलर बेचना शुरू कर दिए टू ब्रिंग इट डाउन। अगर रिजर्व बैंक अगर इंटरवीन नहीं करता तो 90 हो जाती थी। और इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो डॉलर की कीमत 60 रुपए थी। जब मैं अमेरिका आया तो 30 रुपए थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, $1 में चाय मिलती थी। मैं कहता था यार 30 रुपए की चाय, 30 रुपए में तो सारे मेरे दोस्तों को, उनके खानदान को चाय पिला देता था इंडिया में। यहाँ पे मैंने चाय पीना छोड़ दिया था। कैन यू इमेजिन? बिकॉज आई कुड अफोर्ड इट। इट वाज $1, 30 रुपीज था। अब देखिए 60 जब मोदी आए, अब 90 के करीब है। और अगर डील नहीं होती ना बायलैटरल ट्रेड इंडिया के साथ, अगर और 2-3-4 महीने इस तरह गया, तो देन आई थिंक इट विल बिकम 90। बिल्कुल That is सही। a worrisome thing. But I think the good news from India's point of view है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, देखिए ये ऑल्सो फेस्टिवल सीजन था इंडिया में, दिवाली वगैरह आई तो लोगों ने पैसे बहुत खर्च किए। मैं सुना कि $14 बिलियन का सोना खरीदा है इंडियंस ने। जेवर, सोना नहीं कहना चाहिए, जेवरात खरीदे हैं तो काफी इंपोर्ट हुआ है गोल्ड का। सो यू आर सेंडिंग डॉलर आउट, ब्रिंगिंग गोल्ड इन, और एक्सपोर्ट्स कम हो गए तो डेफिसिट भी बढ़ गया इंडिया का ड्यूरिंग दिस पीरियड। बट इस वजह से भी, बिकॉज पीपल हैव स्पेंट मोर मनी इन द डोमेस्टिक डिमांड और कंजम्पशन, दिवाली में पटाखे फोड़े और मिठाइयाँ खरीदे, वॉट एवर द मनी दे हैव स्पेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डोमेस्टिक ग्रोथ। फिर थोड़े रिफॉर्म्स भी लेकर आए मोदी सरकार ने, जीएसटी उन्होंने कम कर दिया, इनकम टैक्स कम कर दिया। तो इनकम टैक्स कम करने से ये होता है कि जो मिडिल क्लास होती है उनके पास पैसे खर्च करने के लिए पैसे ज़्यादा होते हैं, दे स्पेंड द मनी टू बाय थिंग्स। सो दैट्स व्हाई दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ये चाइना का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पिछले 2 साल से चाइना का डोमेस्टिक डिमांड बिल्कुल डाउन है। तो चाइना का प्रॉब्लम इज मोर सीवियर देन इंडियाज। उनका प्रॉब्लम इज डिफ्लेशन हो चल रहा है, मतलब कीमतें कम हो रही है चीज़ों की। और अगर चीज़ों की कीमत कम हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप आज आपको मोटरसाइकिल खरीदना है 10,000 रुपए में, और किसी ने आपको कह दिया अरे यार एक दिन और रुक जाओ, 10,000 के वो 9,500 हो जाएगी, तो आप एक दिन और रुक जाएंगे। फिर आपको पता चला कि अरे नहीं यार मैं और एक 2-4 महीने रुकूं तो फिर वो 9,000 में मिलेंगी। सो बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन यू आर इंसेंटिवाइज्ड नॉट टू बाय, यू आर वेटिंग फॉर द प्राइस टू गो डाउन। अगर आपसे कहूं कि भाई अगर कल लोगे तो 12,000 हो जाएगी, तो आप फौरन जाके आज ले लेंगे ना गाड़ी, राइट? जैसा मैंने सितंबर में जो टेस्ला खरीदी, सिर्फ इसलिए खरीदी कि 30 के बाद वो मेरे लिए जितने भी फेडरल रिटर्न्स थे, मुझे तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, मतलब मुझे टेस्ला की तरफ से नेशनल हीरो कह के उन्होंने मुझे 1,000 का एडिशनल डिस्काउंट दिया, डेलावेयर ने भी पैसे दिए, फेडरल गवर्नमेंट ने भी पैसे दिए। बहुत पहली बार मुझे सरकार की तरफ से पैसे मिले गाड़ी खरीदने के लिए, तो मैंने खरीद लिया। सितंबर की 30 के बाद वो सारी चीज़ें नहीं मिलती थी। सो आपको पता है गाड़ी मिलना मुश्किल हो गया था टेस्ला। कलर के लिए पैसे चार्ज कर रहे थे। मैंने जाके बाल्टीमोर से 200 मील दूर से गाड़ी लेकर आई, जो अवेलेबल थी। अब आसानी से पड़े हुए हैं गाड़ियाँ, कोई नहीं खरीद रहा क्योंकि महँगी हो गई हैं। सो इन्फ्लेशन मेक्स यू बाय क्विकली, डिफ्लेशन मेक्स यू पोस्टपोन एक्सपेंडिचर। तो डोमेस्टिक डिमांड कम हो गया था चाइना।
बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार खान सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू और ये वेरी थैंक्स।